नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और अब की बार मेंस पर सीरीज में, जिसके तहत आज हम जो है वो जीएस प्रश्न पत्र 1 से कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है वो 1935 का अधिनियम एक ऐसी रेल की तरह था जिसमें अपना इंजन नहीं था, पर इसमें जगह जगह पर ब्रेक लगा दिया गया था। व्याख्या करें। देखिए 8 अंकों का ये प्रश्न है जिसे आपको 125 शब्दों में लिखना है। ये हमारे कुछ शेड्यूल है, प्रत्येक सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक इस तरीके के शेड्यूल होते हैं जिसमें प्रत्येक पेपर से कराया जाता है। और वीकली जो है सैटरडे को जो है करंट अफेयर्स की क्लास होती है। तो इस समय तो ज़रूर आप चैनल पे बने रहिए, क्योंकि यहाँ अगर आप चैनल पे बने रहेंगे तो न केवल आपको डेली 2 प्रश्न का मॉडल आंसर मिलेगा, साथ ही साथ आपको जो है करंट अफेयर्स की चीज़ें मिलेंगी। आपके अंदर जो मुख्य परीक्षा को लेकर के एक डर रहता है, आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, तो वो डर भी यहाँ जो है वो समाप्त होगा। तो ये बहुत ही फ्रूटफुल जो है प्रयास है समृद्धि संस्थान की तरफ से, मेरी तरफ से। और इसी तरीके से अभी हम एक और प्रयास करने जा रहे हैं आपके आरओ परीक्षा को लेकर के, क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि आरओ की जो परीक्षाएं हैं वो बहुत करीब है, 27 जुलाई को ही है। तो कुछ प्रोग्राम समृद्धि संस्थान भी कर रहा है आप लोगों के लिए, तो वेट करिए, बहुत अच्छा प्रयास किया जाएगा उसके तहत। बहरहाल आज का जो है प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न एक बार हम फिर से पढ़ दे रहे हैं कि 1935 का अधिनियम एक ऐसी रेल की तरह था जिसमें अपना इंजन नहीं था, पर इसमें जगह जगह पर ब्रेक लगा दिया गया था। व्याख्या करें। ये प्रश्न जो है 1935 के अधिनियम से था। और आपको यदि पता होगा तो आप जान रहे होंगे कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से जो चीज़ें शुरू हुई, मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के तहत, तो 1857 तक आते आते आपको ये भी पता होगा कि कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। उसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार जो है प्रत्यक्ष शासन कर रही थी यहाँ वायसराय या गवर्नर जनरल के माध्यम से। और उसी के तहत वो करते क्या थे कि प्रत्येक 20 वर्ष में जो है वो एक नियम बनाती थी कि अगला जो 20 वर्ष है या जो अगला टाइम है वो इसी के तहत जो है चीज़ें होंगी। जैसे आप देखेंगे 1909 में आया था अधिनियम, 1919 का अधिनियम है, और 1919 के अधिनियम की जो अगली कड़ी है 1935 के अधिनियम। तो ये इसकी भूमिका का पार्ट है, तो वो आप समझ ही रहे होंगे और आप लिख लीजिएगा। जहाँ तक 1935 के अधिनियम का मुख्य प्रावधान, देखिए जब तक आप 1935 के अधिनियम का मुख्य प्रावधान नहीं बताएंगे तब तक आप ये कैसे साबित करेंगे कि इसका अपना इंजन नहीं था और इसमें जगह जगह ब्रेक की चीज़ें लगी हुई थी। तो अगर प्रावधान में देखा जाए तो सबसे पहला प्रावधान क्या था कि इसमें जो है एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था का उपबंध किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोगों ने पीटी में तो खूब पढ़ा ही होगा, क्योंकि जो भी ये एक्ट हैं, चाहे 1919 का एक्ट हो, चाहे 1909 का एक्ट हो या 1935 का एक्ट हो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक वर्ष जो है प्रश्न बनते रहते हैं इन प्रावधानों को लेकर के। तो अगर एक अखिल भारतीय संघ की बात की जाए तो उसका जो प्रावधान किया गया था, कहाँ किया गया था, तो 1935 के जो है वो एक्ट में किया गया था। फिर अगर इसका दूसरा देखा जाए महत्वपूर्ण पॉइंट, तो केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन की व्यवस्था को जो है वो लागू किया गया था। मतलब केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई थी और प्रांतों को जो है वो स्वायत्तता प्रदान की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोगों ने पीटी के लिए पढ़ा ही होगा। और इसी में एक पॉइंट महत्वपूर्ण और जुड़ता है कि और आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की जो है वो व्यवस्था भी जो है वो की गई थी 1935 के अधिनियम में। फिर इसमें जो अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विषयों के विभाजन के लिए 3 सूचियों का निर्माण किया गया था, मतलब 3 सूचियां बनाई गई थी, जो आप समझ रहे होंगे कि समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, तो उसी की बात यहाँ हो गई है। और अगर संघ सूची को अगर देखा जाए तो संघ सूची को जो है 2 भागों में विभक्त किया गया था। देखिए एक तो केंद्र सरकार है और इसी में स्टेट है।
तो केंद्र सरकार जो है देखा जाए तो यहाँ क्या है कि यहाँ द्वैध की व्यवस्था की गई थी, द्वैध शासन की। और इसमें भी अगर देखा जाए तो जो जो इसकी सूचियां हैं, वो जो केंद्र सूचियां, इसको भी दो भागों में बांटा गया था। एक जो है आरक्षित थी और दूसरा जो है हस्तांतरित थी। जबकि अगर राज्यों की बात की जाए तो राज्यों को यहाँ से निकाल करके यहाँ लाया गया था, मतलब राज्य जो है वो स्वायत्त होंगे, उनको स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी 1935 के अधिनियम में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको देख लीजिए। फिर अगर इसमें अब हस्तांतरित और आरक्षित में चीज़ों को देखा जाए तो प्रतिरक्षा, मतलब वही डिफेंस, वैदेशिक मामले, धार्मिक मामले, और धार्मिक मामलों में मात्र ईसाई धर्म से संबंधित तथा कबायली जो क्षेत्र हैं वो आरक्षित विषय में थे। मतलब जो अंग्रेजों के पास जो अधिकार थे, मतलब चूंकि होता क्या था कि यहाँ इसके माध्यम से आंशिक रूप से स्वायत्तता देने की बात की गई थी केंद्रीय स्तर पर, और वो स्वायत्तता जो है इसी तरीके से प्रदान की जा रही थी कि मतलब जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो तो हमारे पास रहेंगी। अब सोचिए अगर किसी के पास डिफेंस है जो उस समय सबसे ताकतवर मतलब व्यवस्था होती थी नियंत्रित करने के लिए, तो वो किसके पास है, तो ब्रिटिश सरकार के पास है। फिर वैदेशिक मामले की जो विदेशी से संबंधित जो कूटनीतिक स्तर पे जो बातचीत करेगी वो कौन करेगी, तो ब्रिटिश सरकार करेगी। मतलब ब्रिटिश सरकार का जो भारतीय रिप्रेजेंटेटिव होगा करेगा वो, लेकिन वो कहीं न कहीं मात्र देश के हितों की पूर्ति के लिए ही करेगा। तो वहाँ भी ब्रिटिश सरकार का दखल। फिर धार्मिक मामले में यदि देखा जाए तो ये ईसाइयों से संबंधित जो मुद्दे होंगे ये तो इनके पास होंगे, बाकी अन्य धर्म, और ये आपके प्रीलिम्स में तो बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रीलिम्स में बेसिकली यूपीएससी के प्रीलिम्स में, क्योंकि स्टेट पीसीएस में मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा घुस के आयोग पूछेगा, क्योंकि स्टेट पीसीएस में क्या होता है कि आयोग देखिए बहुत अच्छे प्रश्न नहीं पूछता, वो उल जलूल प्रश्न पूछता, मतलब कि वो फैक्ट पूछेगा, डाटा पूछेगा, और जिसकी उपयोगिता आपके जीवन में बहुत कम होता। सोचिए भाई, अगर प्लासी की घटना ही देखा जाए तो 23 जून 1757 को हुई थी, तो अब ये 23 जून याद करने का कोई औचित्य है? 1757 सन तो चलिए महत्वपूर्ण है कि भाई, लेकिन अब 23 जून भी पूछ ले, 22 जून, 21 जून, तो ये तो मतलब अब क्या ही कहा जाए, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी में तो कुछ गुणात्मक परिवर्तन तो ला नहीं रहा है, बल्कि आपको तो कायदे से पूछना चाहिए था प्लासी के प्रावधानों पे कि उसका प्रावधान क्या हुआ या उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो वहाँ से तो आप प्रश्न बनाएंगे नहीं। वो क्यों नहीं बनाएंगे कि आपके जो एक्सपर्ट हैं जब इस तरीके के प्रश्न में इतनी गलतियां कर देते फैक्चुअल में, तो सोचिए यदि कॉन्सेप्ट बेस्ड आप प्रश्न बनाएंगे तो किस स्थिति में आप जो है वो रहने वाले हैं। तो ये चीज़ें हैं। फिर दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे कि इसमें जो है प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना आदि प्रमुख है। मतलब दूसरा जो प्रयास है वो प्रांतीय स्वायत्तता की बात हो रही है। ब्रजेश एक मिनट आ जाइए, तो जरा आप लोग एक मिनट होल्ड करिएगा बस। ये देखिए साइड में क्या आ रहा है, ये कोई दिक्कत तो नहीं है? ये मतलब ये शो तो नहीं करेगा? ये ठीक है। तो ये मुख्य जो प्रावधान है 1935 के अधिनियम के, तो आप इसकी चर्चा कर लिए। अब चूंकि इसमें कहा गया है ना कि यह बिना रेल के, मतलब जो ये ऐसी रेल थी जिसका अपना इंजन नहीं था, तो अपना इंजन क्यों नहीं था तो वो भी आपको बताना होगा। तो इस अधिनियम की अपनी कोई प्रस्तावना नहीं थी, मतलब यह जो था 1919 के अधिनियम का ही जो है वो विस्तार था, मतलब इसका अपना कुछ नहीं था। अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान पे सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव किसी एक अधिनियम का पड़ा है तो 1935 के अधिनियम का पड़ा है, लेकिन ये इसकी अपनी चीज़ें थी ही नहीं, ये पूर्व में चली आ रही जो 1919 का जो बेसिकली अधिनियम था उसी का जो है ये विस्तार था, मतलब विस्तृत रूप था। तो वही आप बता रहे हैं कि इंजन ना होने के कारण कि भाई 1919 की प्रस्तावना की अगली जो है ये कड़ी मात्र थी। तो यहाँ दो चीज़ें आपकी क्लियर हुई, एक तो इंजन नहीं था तो क्यों नहीं था, और दूसरी चीज़ अगर भारत जो अभी भारत का जो संविधान बना उस पर अगर किसी एक का सर्वाधिक यदि प्रभाव देखा जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट का ही जो है वो प्रभाव था। तो ये चीज़ें हैं।
देखिए आगे बढ़ने से पहले छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना, ये देखिए कुछ हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें मुख्य परीक्षा को लेकर के सीरीज है अब की बार मेंस पर और शून्य से शिखर बैच। ये दोनों जो सीरीज है वो मुख्य परीक्षा को लेकर के हैं। ये जो सीरीज है अब की बार मेंस पर, ये इस बार जो मेंस बच्चे दे रहे हैं उनको लेकर के है। और इसमें जो उद्देश्य हमारा है कि 15 जून तक इसको पूरी तरीके से प्रत्येक पेपर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम करा दें विथ मॉडल आंसर के साथ। ऐसा नहीं है कि आपको प्रश्न पत्र करा दें, आपकी कॉपी चेक कर दे बस, नहीं, प्रत्येक टॉपिक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका मॉडल आंसर भी आपको दे। और इस तरीके से करीब करीब 500 प्रश्न आपकी मुख्य परीक्षा से पहले हमारे संस्थान के द्वारा करा दिए जाए, ताकि जब आप मुख्य परीक्षा देने जाइए तो बहुत ही जो है वो सहज स्थिति में बने रहिए। तो इससे जुड़िए। और दूसरा जो हमारा है शून्य से शिखर बैच, ये उन बच्चों के लिए जो किसी कारणवश जो है इस बार प्रीलिम्स में रह गए, या जिनका उद्देश्य, जिनका टारगेट जो है अगला 2025 का जो है अक्टूबर प्रीलिम्स है। तो आप लोगों के भी हम इस बैच में इनवाइट कर रहे हैं। और इस बैच की खासियत यही है कि 15 अगस्त तक आपका जो है प्रत्येक पेपर से जो भी PYQ प्लस संभावित प्रश्न है, मतलब पूरा मेंस की चीज़ें कंप्लीट करा दी जाएंगी टेस्ट पेपर के माध्यम से। तो सोचिए कितनी बड़ी जो है एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए है और एक अच्छा अवसर है। तो आप लोग इससे जुड़िए, क्योंकि सोचिए अगर आप मुख्य परीक्षा में की तैयारी अच्छी नहीं तो प्रीलिम्स पास करके भी क्या करेंगे। इसी बार हमारे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो पहले से ही हथियार रखते दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि सर मैं आरओ पे फोकस्ड हो जाता हूँ, आरओ पे प्रयास करता हूँ, क्योंकि मेरा जो है मुख्य परीक्षा को लेकर के तैयारी नहीं है। सोचिए कि मतलब वो पीटी तो पास हो गए लेकिन मेंस की तैयारी नहीं। और इस बार मेंस की अगर तैयारी नहीं है, इतनी अच्छी सीटें, इतना अच्छा अवसर है, तो अब क्या कहा जाए। तो कहीं ना कहीं उनकी तैयारी करने की जो प्रक्रिया है वो गड़बड़ है। अगर वो सही वे में चले होते तो ये स्थिति नहीं बनती। क्योंकि जब भी आप तैयारी करिए तो सबसे पहले मुख्य परीक्षा की चीज़ों को पढ़िए, क्योंकि मुख्य ही मुख्य है, बाकी सब गौण है। अभी आप लोगों में जो अधिकांश बच्चे होंगे वो चूंकि पीटी पास नहीं किए होंगे तो उनको लग रहा होगा कि अगर एक बार पीटी पास कर लेंगे तब तो हम गंगा नहा लेंगे, आप बहुत बड़ी उपलब्धि पा जाएंगे। कुछ नहीं है, पीटी तो मतलब आपकी तैयारी का, मुख्य परीक्षा का 20% भी नहीं है। असली लड़ाई तो मेंस में है, क्योंकि वहाँ आपको लिखना होता है, 3 घंटे में 20 प्रश्न करने होते हैं और फिर अगले 3 घंटे में 20 प्रश्न, मतलब डेली जो है 40 प्रश्न। और ये प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि एक दिन में ख़त्म हो जाती है, ये 4 दिन चलती है। 3 दिन तो 40-40 प्रश्न, उसके बाद जो पहला पेपर, जो पहले दिन का जो पेपर होता है उसमें सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर होता है सेकेंड मीटिंग में। तो सोचिए कितनी चीज़ें होती हैं। वो आप तभी कर पाएंगे जब आप मुख्य परीक्षा को बहुत बेहतर तरीके से किए रहेंगे, नहीं तो फिर पीटी पास होते रहिए, रिकॉर्ड बनाते रहिए, उसका कोई मायने नहीं है। अधिक जानकारी के लिए 73030750 पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसी तरीके से आपकी कॉपी आएगी, प्रॉपर वे में मूल्यांकन होगा, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी और फिर मॉडल आंसर आपको दे दिया जाएगा। तो इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। तो देखिए आपके प्रश्न में चूंकि 2 डायमेंशंस थे, तो 1935 के अधिनियम को आपने बताया। फिर अगर ये बिना इंजन की रेल थी तो इंजन नहीं था, तो उसके पीछे का आपने कारण भी बताया। अब अगर जगह जगह ब्रेक से क्या अभिप्राय है ये भी आपको बताना है। तो ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए संविधान का निर्माण करना, मतलब कौन निर्माण करेगा भारत के संविधान का। इसमें यह प्रावधान था कि जो ब्रिटिश संसद है वो भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। अब सोचिए हमारे देश में हमारी चीज़ों को लेकर के हमारा जो है नीति नियंता, भाग विधाता कौन बनेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठे हुए मेंबर। वो हमारे लिए किस तरीके से न्याय कर पाएंगे, और उसका आप उदाहरण देख ही रहे होंगे कि भारत में जो डिवीजन हुआ, रेड क्लिफ लाइन जो बनी भारत पाकिस्तान के बीच, आप सोचिए वो ऐसे व्यक्ति के द्वारा बना दी गई जो भारत आया ही नहीं था, मतलब ब्रिटेन में ही बैठ करके नक्शे पे ही भारत का विभाजन कर दिया। और इसीलिए जो उस समय बहुत ज़्यादा दंगा हुआ, उसका एक बड़ा कारण यही था। क्योंकि अगर आप ग्राउंड पे होते तो आपको पता चलता ना कि कहाँ आबादी किसकी, मुस्लिम की ज़्यादा है, कहाँ हिंदू की ज़्यादा है। तो उसी तरीके से आप जो है अपने मैप को ड्रॉ करते, आप तो बस एक स्ट्रेट लाइन खींच दिए। और क्या करिएगा, ये जो औपनिवेशिक सरकारें हैं ये कमोवेश भारत में ही नहीं, पूरे अफ्रीका में देखिए यही इसी तरीके से तांडव मचाए हुए थे। चाइना को भी इन्होंने उपनिवेश बनाया था, वहाँ भी लैटिन अमेरिकी देशों को भी इसी तरीके से ये जो है डिक्टेट करते थे। तो इनका चरित्र जो है वो बहुत घिनौना रहा है अतीत में। तो सबसे पहला ब्रेक तो यही था कि भाई हमारा संविधान बनाएगा कौन, ब्रिटिश संसद। फिर केंद्र में
ज्यादातर शक्तियां किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास। सोचिए, मतलब डिफेंस उसी के पास है, फिनांस की चीजें सब उसी के पास है, तो आपके पास बच ही रहा क्या? वैदेशिक मामले किसके पास है? उसी के पास है, गवर्नर जनरल के पास। तो आपको एक तरीके से आंशिक रूप से वही स्वायत्ता प्रदान की गई थी, मतलब सरल शब्दों में कि आपको इसके माध्यम से लॉलीपॉप देने का या झुनझुना पकड़ाने का प्रयास किया गया था। और यही कारण है कि इस एक्ट को लेकर के देखने में तो लगता है कि आकर्षक, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध जो है वो भारतीय नेताओं के द्वारा किया गया, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य जो पार्टियां, चाहे मुस्लिम लीग हो, सभी ने इसका पुरजोर विरोध किया। क्योंकि यहाँ जो है वो भारत का जो स्वरूप है वो स्पष्ट ही नहीं हो रहा था, या अंग्रेजों की मंशा भी नहीं स्पष्ट हो रही थी। और इससे तो यही लगता है कि अंग्रेज जो है अभी भी भारत को छोड़ करके जाने के इच्छुक नहीं थे, वो अपनी चीजों को दीर्घकालिक रूप से बढ़ाने का ही प्रयास कर रहे थे। चलिए, अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ब्रेक के तहत, कि केंद्र में द्वैध व्यवस्था के लिए रियासतों की जो है वो सहमति आवश्यक थी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि यहाँ क्या है कि द्वैध व्यवस्था में भी हम क्या है कि रियासतों की चीजों को जो है वो वरीयता देंगे। रियासत मतलब वही कि जो राजा लोग हैं। आप अगर उस समय के भारत को देख रहे होंगे तो वहाँ जो है बहुत ज़्यादा हिस्सा, करीब 60% हिस्सा तो प्रत्यक्ष विदेश मतलब ब्रिटेन के नियंत्रण में था, जो गवर्नर जनरल के माध्यम से चल रहा था, शासन चल रहा था। लेकिन कुछ भारतीय ऐसे हिस्से थे जो अप्रत्यक्ष रूप से जो थे, देखिए हेड तो तब भी देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार ही थी, लेकिन वहाँ सिंबॉलिक रूप से रियासतें थी, मतलब राजा जो है वो प्रशासनिक चीज़ों को निर्वहन करता था। और ये राजा कौन लोग थे? जो ब्रिटिश के समर्थक थे, मतलब ब्रिटेन की चीज़ों को लेकर के वो अपनी निष्ठा जाहिर करते थे, और तभी उनका अस्तित्व भी बचा रहा था। अगर ये उसके समर्थक नहीं होते तो जैसे अवध का विलय हुआ, झांसी का विलय हुआ, सतारा का विलय हुआ, मराठों का दमन हुआ, वैसे ये जो रियासतें थी, जैसे भोपाल हुआ, जूनागढ़ की रियासत हुई, कश्मीर की, तो इनका भी विलय कर दिया जाता। लेकिन अंग्रेज़ों को लगा कि ठीक है, अगर हम प्रत्यक्ष नियंत्रण लेते हैं तो हमारी लायबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी, जनता के प्रति हमारे मन में एक आक्रोश की भावना आएगी जनता के मन में हमारे प्रति। तो उस सब चीज़ों को बचने के लिए क्यों ना हम राजाओं को ही जो है शासन की चीज़ें देते हैं और राजा को नियंत्रित करते हैं, तो उससे भी इनके लाभ की पूर्ति हो ही रही थी। और चूंकि अब ये जो राजा थे इनके प्रति लायल थे। आप अगर उदाहरण देख लीजिए तो जो 1857 का विद्रोह हुआ, तो उसमें अगर कुछ राजा जो है संघर्ष करते दिखे, जैसे झांसी की रानी, आरा में जो है कुंवर सिंह, कानपुर में नाना साहब, अवध में बेगम हजरत महल, तो उसके विपक्ष में जो है ग्वालियर की एक बड़ी रियासत जो थी, सिंधिया लोग साथ दे रहे थे। इसी तरीके से बिहार में भी जो दरभंगा रियासत के स्टेट थे, राजा थे, वो भी अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे। तो क्यों खड़े हो रहे थे? क्योंकि उनको अंग्रेजों के साथ अपना हित दिख रहा था। तो ऐसे में अगर रियासतों की सहमति किसके पक्ष में जाएगी? वो जाएगी ब्रिटिश सरकार के पक्ष में जाएगी, मतलब ये गवर्नर जनरल के साथ मिलकर के चीजें करेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है ब्रेक के तहत। फिर प्रांतीय शासन को कमजोर करने के लिए आपातकाल की व्यवस्था की गई थी। मतलब हद है कि एक तरफ से तो हम कह रहे हैं कि हम प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान कर रहे हैं कि जाइए प्रांत जो है अपनी चीज़ों को लेकर के पूरी तरीके से स्वतंत्र है, मतलब वो अपने नियम कानून बनाए, अपने राजस्व की चीज़ें देखें, और उसके सब के बाद हम एक ऐसा हथियार रख ले रहे हैं कि अगर हमको लगेगा कि जो है अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता है या किसी भी तरीके से, आज सोचिए आज भी जब लोकतांत्रिक सरकार हमारी है तब भी आपातकाल की जो शक्तियां हैं उसका जो है वो गलत प्रयोग होता रहता है, उसका दुरुपयोग होता रहता है। तो उस समय तो औपनिवेशिक सरकार थी, तो वो प्रांतों को कैसे बेहतर काम करने देगी? जैसे ही उसको लगेगा कि कोई प्रांतीय सरकार जो बहुत बेहतरीन काम कर रही है और जनता के बीच जो है बहुत लोकप्रिय हो रही है, तो ये क्या करते थे कि कुछ न कुछ दिखा करके वहाँ जो है आपातकाल लगा देते थे। मतलब आपको एक बैग जो है धड़ाम से गिरा देना, मतलब आप उठ रहे हो, एक बैग जो है आप क्रैश कर जाइए। ये वही उदाहरण है कि जैसे प्लेन जो है उड़ने वाला हो और एक बैग उसमें ब्रेक लगा दिया जाए, तो वही स्थिति थी प्रांतों के साथ। कहने को तो हम आपको स्वायत्ता दे रहे हैं, लेकिन आपातकाल के तहत आपकी सारी शक्तियों को एक झटके में हम जो है समाप्त कर देंगे। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो ब्रेक के तहत थी। और इतना बताने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष दे दीजिए कि वस्तुतः
सरकार की नीयत सुधारवादी नहीं थी, वह तो अपने अस्तित्व रक्षा का प्रयत्न कर रही थी। इसलिए संघवाद के नाम पर साम्राज्यवादी व्यवस्था की रक्षा का जो है वो प्रयास किया गया था इस अधिनियम के तहत। और चूंकि ये 8 अंक का प्रश्न है, इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इसी तरीके से आपको आंसर राइटिंग करना है, मतलब टू द पॉइंट करना है, और प्रश्न की जितनी भी डिमांड पूरा करते हुए। यदि विश्वास माने इसमें एक भी डायमेंशन की चीज़ों को आपने नहीं बताया तो आपका नंबर जो है वो कट हो जाएगा। तो चलिए, आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं। सबसे पहला तो समृद्धि IAS का टेलीग्राम है, इससे तो आप लोग जरूर जुड़िए, क्योंकि ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटा जो है एक आसान सा माध्यम है कि आप जो भी मैसेज करेंगे, जो भी आपकी क्वेरी होगी, वो हमारे एडमिन लोग बताएंगे। और चूंकि हम भी टाइम टू टाइम देखते रहते हैं, तो यदि हमको लगता है किसी बच्चे का ज़रूरी जो है प्रश्न है, तो हम उसका भी जवाब देते हैं। दूसरी चीज़, ये हमारे यूट्यूब है, 2 चैनल है, एक तो संदीप मिश्रा ऑफिशियल, जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं, और दूसरा हमारा संदीप मिश्रा ऑफिशियल तो एक अलग है, और ये समृद्धि जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं। तो ये दोनों चैनल जो है, यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये आप ही के चैनल है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। और इससे इसलिए भी जुड़े रहिए क्योंकि देखिए, अभी आपके मुख्य परीक्षा को लेकर के प्रोग्राम चल रहे हैं, RO को लेकर के प्रोग्राम आने वाला है। तो संस्थान जो है उन बच्चों को कुछ न कुछ निःशुल्क देना चाहती है जो हमसे हमारे पेड बैच में किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं। हालांकि हम इतनी कम फी रखते हैं कि आप लोगों को जुड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब हमारा ये प्रयास रहता है कि हम जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ बेहतर प्रयास कर सकें। तो इसी के तहत ये सब प्रयास हैं। और यदि आपको हमसे बात करना हो या हमारे किसी भी बैच को लेकर के कोई जानकारी चाहिए तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।